हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1, जिसका नाम है नमक का दारोगा। इसके राइटर हैं प्रेमचंद्र, लेखक जो हैं प्रेमचंद हैं। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखनी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, कहानी का प्रमुख पात्र वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक दृढ़ता से भ्रष्टाचार के दलदल में कमल की तरह निर्लिप्त रहता है। आपको मेरे चैनल पे पूरा कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। आज ये फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास की, कल जो है सेकंड वीडियो आ जाएगी पार्ट 2 की। तो पूरा कोर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं, जो निम्न हैं। पहला, कहानी के आदि से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। दूसरा, कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर की कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे आदरपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तीसरा प्रश्न, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अग्रलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। 3 हैं, वृद्ध मुंशी जी, वकील और शहर की भीड़। तो देखिए, पहला है वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। दूसरा है वकील। वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं। न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाएं। अगला है शहर की भीड़। शहर की भीड़ के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि शहरवासियों को एक दूसरे के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। आम जनता को मनोरंजन के लिए कोई न कोई मौका चाहिए। इतना ही नहीं, शहरवासी स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर उसे भला बुरा कहने में, अपने आप को पवित्र कहने में नहीं चूकते। चौथा प्रश्न, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो तो मैं क्या समझाऊं। इस टिप्पणी को पढ़कर 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। 3 प्रश्न कौन से हैं? पहला है, यह उक्ति किसकी है? दूसरा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? और तीसरा पूछा गया है, क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? तो पहले का उत्तर हो जाएगा, यह उक्ति वंशीधर के वृद्ध पिता मुंशी जी की है। दूसरा है, नौकरी से मिलने वाला मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान महीने में एक बार ही दिखाई देता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटते हुए लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्राप्त वेतन भी महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा है, पिता के इस वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक पिता को कभी भी अपने पुत्र को भ्रष्ट आचरण की शिक्षा
नहीं देनी चाहिए। 5वां प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी के कोई अन्य 2 शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है नमक का दारोगा कहानी के हमारी दृष्टि से अन्य 2 शीर्षक हो सकते हैं। पहला ईमानदार दारोगा और दूसरा सत्य की जीत। ईमानदार दारोगा, यह शीर्षक भ्रष्टाचार के वातावरण में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि वंशीधर दारोगा को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसे अपनी ईमानदारी के कारण अपनी सरकारी नौकरी से जहां हाथ धोना पड़ता है, वहीं उसे ईमानदारी के कारण ही मैनेजर पद भी प्राप्त होता है। दूसरा, सत्य की जीत, यह शीर्षक भी कहानी के मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण वंशीधर को कहानी के आदि से मध्य तक सत्य के पथ पर चलते हुए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अंत में उसी की जीत होती है। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में आलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? कहानी के अंत में आलोपीदीन वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। इसलिए नियुक्ति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पंडित आलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, इसलिए उसे दूसरों पर विश्वास नहीं था। फिर भी उसका संपर्क भी बेईमान भ्रष्ट लोगों से ही था। उनसे मिलकर वह अपने धन के बल पर सभी कार्य सिद्ध कर लेता था। केवल वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति उसे मिला था जिसने उसे अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से प्रभावित किया था। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए वंशीधर जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की ज़रूरत थी, इसीलिए उसने वंशीधर को नियुक्त किया। मैं इस कहानी का अंत कुछ इसी प्रकार करता, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत की कहानी का यह अंत पूर्णतः उपयुक्त है। अगला प्रश्न, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुक्त होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? पंडित आलोपीदीन एक भ्रष्ट व्यापारी था। ऐसे भ्रष्ट व्यापारी के यहाँ एक ईमानदार, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का नौकरी करने को तैयार हो जाना मेरी दृष्टि से सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति के साथ या पास रहता है, लोग उसे भी वैसा ही समझने लगते हैं। यदि मैं वंशीधर की जगह पर होता तो उसकी नौकरी स्वीकार नहीं करता। मैं उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्पष्ट कह देता कि आपके काले धंधों को सहन करना मेरे स्वभाव के प्रतिकूल है। यह मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप इस पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति की खोज कर लें, यही उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़े बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? तो इसका उत्तर है, वर्तमान समाज में एक नहीं कई ऐसे पद हैं जिनमें ऊपरी आय के कारण अधिकांश लोग नियुक्ति चाहते हैं, जैसे आयकर, बिक्री कर, पुलिस, आयात निर्यात विभाग आदि के कार्यालय, क्योंकि इन कार्यालयों में ऊपरी आय सहजता से हो जाती है और आज भ्रष्टाचार बढ़ने से यह गलत धारणा चल रही है। अगला प्रश्न, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। हमारे मन में जब किसी विषय के बारे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो हमारा मन उस विषय के संबंध में स्वयं तर्क वितर्क करने लगता है और मन उस विषय से संबंधित भ्रम को दूर करने में लग जाता है। इसी क्रम में मुझे बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को देखकर भ्रम होता है। जब भी मैं अपने एक सफ़ेद पोशी घनिष्ठ मित्र से मिलता था तो उसकी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातों को सुनकर लगता था कि उसके मन में शोषण को दूर करने के प्रबल भाव भरे हुए हैं और यह प्रयासरत भी है, लेकिन नज़दीक में देखने पर लगा कि वह स्वयं ही स्वार्थी और शोषक है। उसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसकी सारी बातें कोरा दिखावा हैं। इस प्रकार मेरे तर्कों ने मेरे मन के भ्रम को पुष्ट किया। अगला प्रश्न,
पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशेष संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। इस टिप्पणी के बाद आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों का उत्तर आपको देना है। जब पढ़ना लिखना आपको व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, और तीसरा है पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा। क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो इसमें पहले का उत्तर है, एक बार रेलवे स्टेशन पर एक एडवोकेट ने कूली के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उसे देखकर मुझे उसका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ लगा। दूसरे का, एक रिक्शा चालक के पुत्र को पढ़ लिख कर IAS बना देखकर लगा कि इसकी पढ़ाई लिखाई सार्थक हो गई। तीसरा, पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। साक्षरता और शिक्षा, इन दोनों को हम समान नहीं मानते, क्योंकि साक्षरता अक्षर ज्ञान को कहा जाता है और शिक्षा उस अक्षर ज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों को समझने को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? लड़कियों को समाज में पराया धन माना जाता है, इसलिए उन्हें अपने ऊपर बोझ समझा जाता है। लड़की के बड़े होने पर माता पिता को उसकी शादी करने की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उसकी शादी में बहुत सारा धन दहेज के रूप में देना पड़ता है। यह वाक्य ऐसी स्थिति की वास्तविकता को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो इसका उत्तर है, अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में उनके प्रति घृणा और आक्रोश का भाव पैदा होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति धूर्तता भरी चालाकी से गलत कार्य करते हैं और अपने धन के बल पर उनसे बच निकलते हैं। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका भाव यह है कि नौकरी में पद का उतना महत्व नहीं है, महत्व तो उससे होने वाली ऊपरी कमाई का है। अतः आज के वातावरण में स्वार्थी, चालाक और धन के लालची व्यक्ति को ऊपरी आय करने वाली नौकरी करनी चाहिए। यह कथन वर्तमान भ्रष्टाचारी मनोवृत्ति पर व्यंग्य है। जो वर्तमान में भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है, उसी पर यह जो है ताना कसा गया है। व्यंग्य का मतलब होता है ताना। अगला है 14वां प्रश्न, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो इसका उत्तर है, आज के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के ज़माने में वंशीधर जैसे कर्तव्यनिष्ठ चरित्रवान व्यक्ति अपने धैर्य बुद्धि के सहारे ही अपने जीवन पथ पर चल सकते हैं, क्योंकि आज के भौतिकतावादी एवं अर्थ प्रधान युग में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण से ईमानदार व्यक्ति धैर्य, सुबुद्धि और स्वावलंबन से अपने आप को बचा सकता है। 15वां प्रश्न, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर की रात में सोते सोते अचानक आँख खुली। उन्होंने नदी के प्रवाह की जगह पुल से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी और सोचने लगे कि इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं, अवश्य कुछ गोलमाल है। यह सोचते ही उनके मन में उठे भ्रम को तर्क ने पुष्ट किया और उन्होंने जाकर बैलगाड़ियों में लदी बोरियों को टटोला, जिनमें नमक के ढेले थे। 16वां प्रश्न, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। तो इसका उत्तर है, हमारे देश के न्यायालयों में न्याय और नीति धन के गुलाम है, क्योंकि धन के बल पर इन्हें किसी भी प्रकार से नचाया जा सकता है
अर्थात ईमानदार को बेईमान और बेईमान को ईमानदार सिद्ध किया जा सकता है। 17वां प्रश्न, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो इसका उत्तर है लोग रात को सोए हुए थे, लेकिन पंडित अलोपीदीन के गिरफ्तार होने की खबर रातों रात सब जगह फैल गई थी। 18वां प्रश्न, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। नौकरी से मुअत्तिल हुए वंशीधर की ईमानदारी पर उनके वृद्ध पिता बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनके पुत्र ने उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य किया था। इसलिए उन्हें लगा कि पढ़ना लिखना सब बेकार गया। अगला 19वां प्रश्न, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो इसका उत्तर है पंडित अलोपीदीन द्वारा 40,000 रिश्वत के रूप में दिए जाने पर भी जब दारोगा वंशीधर का ईमान नहीं डोला, तब कहानीकार को लगा कि वंशीधर की धर्मशक्ति ने पंडित अलोपीदीन की धन शक्ति को पैरों तले कुचल डाला। 20वां प्रश्न, न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। जब गिरफ्तार पंडित अलोपीदीन को अदालत में लाया गया, तो धन के बल पर उन्हें छुड़ाने के जोरदार प्रयास होने लगे। वंशीधर अकेले सत्य मार्ग पर डटे हुए थे, तो दूसरी ओर अदालत के सभी अमले, वकील तथा अधिकारी पंडित अलोपीदीन के पक्ष में प्रयासरत थे। यह देखकर ऐसा लगा कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब है भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न, भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियाँ और मुहावरे के जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण लिखिए और यह भी बताइए कि उनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरदार बना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भाषा की चित्रात्मकता। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बंधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला डाली। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। दूसरा पॉइंट, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। इज्जत धूल में मिल जाएगी। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। तीसरा पॉइंट, हिंदी उर्दू का साझा रूप। अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अदरली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। अगला, बोलचाल की भाषा। कौन पंडित अलोपीदीन दातागंज के। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के कारण कहानी अद्भुत तथा इसका कथ्य अधिक प्रभावी बन पड़ा है। अगला प्रश्न, कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए, साथ ही विशेषण के आधार पर तर्क सहित पुष्ट कीजिए। कहानी में मासिक वेतन के लिए पूर्णमासी का चांद विशेषण का प्रयोग किया गया है। मासिक वेतन के लिए बर्फ़ का टुकड़ा विशेषण का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह भी धीरे धीरे पिघलकर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार रिश्ते घड़े का पानी विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि घड़े से धीरे धीरे पानी रिसकर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुक्म दातागंज के और कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ एक निश्चित संदर्भ में निश्चित अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। जब आप किसी भी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। तो पहला हो जाएगा, बाबूजी आपका आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा सरकारी हुक्म का पालन करना चाहिए। तीसरा, क्या तुम दातागंज के निवासी हो। और चौथा है, वे कानपुर जा रहे हैं। तो ये हो गए इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।